हेलो बच्चा लोग, आई होप यू आर ऑल वेल। तो बेसिकली आज मैं आपके सामने एक न्यूक्लियस का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लास 12th के अंदर सेकेंड फिजिक्स के अंदर मेरा चैप्टर नंबर 13 नाभिक के बारे में। काफ़ी बच्चों की इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम थी, तो इस चैप्टर का फुल्ली कंसेप्टेड चीज़ें, हर एक चीज़ आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगी। सारी की सारी एकदम कंसेप्टेड चीज़ें होगी। तो इस चैप्टर का टोटली जितना कंसेप्ट है सारा सिखा दूंगा विद न्यूमेरिकल। तो इस चैप्टर के अंदर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पक्का 100%। ये चैप्टर जितनी मिनट में वीडियो बना रहा हूँ ये सभी आप देख लेना, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। तो बच्चा लोग, आपने एक बात बताइए जरा मुझे। चैप्टर का नाम है न्यूक्लियस, नाभिक। आपने जब एटम वाला चैप्टर पढ़ा था, परमाणु वाला, तो उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था कि जो परमाणु का समस्त धनावेश होता है, परमाणु का समस्त धनावेश, फील दिलाऊंगा आपको इस चैप्टर का मैं, फील एकदम। परमाणु का समस्त धनावेश एक सूक्ष्म स्थान में होता है, एक सूक्ष्म स्थान में होता है, सूक्ष्म स्थान में स्थित होता है। उसको नाम दिया गया था नाभिक। ये बात मैंने इस चैप्टर में पढ़ी थी कि परमाणु का जो समस्त मास होता है, द्रव्यमान होता है, एक सूक्ष्म स्थान में होता है, और उस सूक्ष्म स्थान का नाम होता है नाभिक। ये चीज आपने पढ़ ली थी। अगर मैं नाभिक की साइज की बात करूं तो समझ लो ये पूरा कमरा एक एटम है। ये पूरा कमरा एक एटम है, और इस पूरे कमरे के अंदर आप एक सुई ले जाओ, एक छोटी सी सुई ले जाओ, और उस सुई के साइज जितना न्यूक्लियस होता है। क्या फील हुआ? ये पूरा कमरा एक एटम है। उस पूरे कमरे के अंदर आप एक सुई पकड़ लो, उस सुई का जितना साइज है उतना साइज होता है न्यूक्लियस का। ये चीज आपने पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 12 के अंदर, एटम के अंदर। ये जो न्यूक्लियस होता है, ये टी 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 टेन 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 टेन, ये होता है हमारा, थोड़ा स्पेरिकल नहीं, थोड़ा 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 इसको राउंड। ये देखो, ये होता है इसकी भारी, ठीक है। ये होता है परमाणु, इसकी रेडियस 10 की घात -10 मीटर। ये तुम्हारा न्यूक्लियस, इसकी रेडियस होती है 10 की घात -15 मीटर की कोटि की। जो परमाणु होता है उसकी कितनी त्रिज्या होती है? 10 की घात -10 मीटर की। जो नाभिक होता है उसकी त्रिज्या होती है -10 की पावर -15 मीटर। इतनी बात समझ में आई तो आगे देखिए। तो ये चीजें आपने उस चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। हम बताते भी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसे कहते हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, एज यू नो दैट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हम रदरफोर्ड को बोलते हैं। ये देखो, ये जो नाभिक होता है, इस नाभिक को मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये जो नाभिक है भाई साहब, इसके अंदर आपको पता है प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें होती है। आपके अंदर एक सवाल आता है सर, आपने 12th नंबर चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि सर प्लस, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, इन दोनों के ऊपर प्लस चार्ज, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इन दोनों के ऊपर प्लस चार्ज, इसकी मैं डिटेल में बात करूंगा बाद में। इन दोनों के ऊपर प्रतिकर्षित चार्ज, मतलब दोनों पे प्लस चार्ज, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स लगता है, गुलाम बल, ठीक। तो इस फोर्स की वजह से ही एक दूसरे को रिपल करनी चाहिए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करनी चाहिए। फिर भी ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये नाभिक के अंदर होते हैं, बंधे हुए होते हैं। फिर ऐसी क्या चीज है इस नाभिक के अंदर जो इन सब चीजों को एकदम बैलेंस रखती है, इन सब चीजों को बांधे रखती है? फील आना चाहिए। तो देखो बच्चों, जो नाभिक होता है उसके अंदर जो आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युतीय बल, इसके अलावा भी एक और फोर्स होता है जिसका नाम होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, इसकी भी मैं डिटेल में बात करूँ, अभी थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ इस चैप्टर का, कि जो नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं। जिसमें आपको पता है प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। जो न्यूट्रॉन होते हैं ये उदासीन होते हैं, इनकी इनके हिस्से में कोई भागीदारी नहीं होती, मतलब इनके बीच में कोई टाइप का, मतलब ऐसे न्यूक्लियर फोर्स लगता है उसकी बात करूँ मैं, इनके बीच में कोई कोलम्बस, प्रतिकर्षण बल वगैरह नहीं लगते, क्योंकि ये एन चार्ज है, इनके पास कोई चार्ज नहीं।
फिर ऐसी क्या चीज़ है जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखती है, नाभिक का स्टैटो बनाए रखती है? तो बच्चा लोग उस फोर्स का नाम है नाभिकीय बल। वो नाभिकीय बल क्या करता है? ये नाभिकीय बल प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है और इस पूरे न्यूक्लियस को वो बांधे रखता है। क्या करते रखता है? बांधे। ठीक है, इधर प्रोटॉन इधर न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्शन कर रहा है, ऐसा फोर्स का नाम है नाभिकीय बल, जिसकी वजह से पूरा जो न्यूक्लियस है ये बंधा रहता है। ठीक है, और नेचर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा? नाभिकीय बल है। सोचो जरा, नाभिक का साइज सुई जितना और इसका फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मतलब ये जो फोर्स होती है ये लघु परासिबल होती है। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होती है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं होती। मतलब 10⁻⁻15 मीटर तक ही इनकी जो स्ट्रेंथ पावर होती है। इससे कम होगा तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, इससे ज्यादा जाएगी तो थोड़ा आकर्षण हो जाएगा। बताएंगे, फील देंगे चीजें कैसे होती है। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो डन है, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, देखो जरा, 10 मिनट तो हम नाभिक के अंदर जो छोटा सा साइज है उसके अंदर क्या क्या इंटरेक्शन होता है वो सारी चीजें हम स्टडी करने वाले। तो बच्चा लोग फील के साथ एक बार मैं देख लेता हूँ सही दिख रहा है क्या। ठीक है, एकदम फील के साथ। ओके, एकदम डन। देखो बच्चा लोग, अभी देखो, एक बात बताओ, हम किसी एलिमेंट को, तत्व को कैसे लिखते हैं? ऐसे तो लिखते हैं एक्स जेड ए। जो एक्स होता है वो हमारा तत्व होता है, जो जेड होता है उसका परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है, परमाणु क्रमांक। और जो ए होता है वो उसकी द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करता है। ये तो लिखते हैं एक्स जो होता है वो एलिमेंट को प्रदर्शित करता है, जेड वो परमाणु क्रमांक या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, ए होता है वो द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करता है। और जो ए होता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एक समूह होता है, उस समूह को हम न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूक्लियन, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हमारा क्या होता है, मास नंबर बताता है, द्रव्यमान संख्या बताता है, इस एक समूह को हम न्यूक्लियन बोलते हैं। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक समूह क्या कहलाता है? न्यूक्लियन कहलाता है। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर एक न्यूक्लियन बनाता है। तो इतनी बात समझ में आई। आइए तो आगे देखो, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक नंबर पर होता है समस्थानिक। समस्थानिक। एक होता है समभारिक। एक होता है सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉनिक। देखो, समस्थानिक का मतलब क्या है? समस्थान, जिसमें स्थान समान हो, यानी परमाणु क्रमांक समान। जिसमें क्या समान हो? परमाणु क्रमांक समान। परमाणु क्रमांक सेम हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे 17Cl35, ये काफी प्रचलित एग्जांपल इसका। एक 17Cl37, इसमें देखो, इसमें जो परमाणु क्रमांक है ये सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? जिसमें परमाणु क्रमांक तो समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। इसके और एग्जांपल भी लेते, 8O16, 8O17, 8O18, और भी है 6C12, 6C13, 6C14। तो इसके अंदर ये देखो डब्बा डब्बा, ये डब्बा क्या डिनोट कर रहा है? इन सभी में स्थान तो सब सेम है लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या देखो, 35 37, इसकी 16, इसकी 17, इसकी 18, इसकी 12, इसकी 13, इसकी 14। तो द्रव्यमान संख्या डिफरेंट है, स्थान क्या है इनका? सभी का सेम। तो ऐसे तत्वों को बोलते हैं समस्थान। क्या बोलते हैं? या ऐसे परमाणु क्या बोलते हैं? समस्थान। अगर मैं समभारिक की बात करूं, इनको थोड़ा मिटो देते, समभारिक में क्या हो जाएगा? जिसमें मास नंबर सेम हो, मास नंबर सेम होगा। मास नंबर का मतलब है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या समान होगी।
इसके अंदर मास नंबर सेम हो। एक मैं नोट में और लिखाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। पहले ये बता देता हूँ कि समबारी का मतलब ये होता है जिसमें मास नंबर सेम हो, यानी द्रव्यमान संख्या समान। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे C6 14, S7 SN14, ये देखो, इसमें देखो द्रव्यमान संख्या तो समान है, लेकिन भाई साहब इनका परमाणु क्रमांक डिफरेंट है। तो ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु क्या कहलाते हैं, समबारी कहलाते हैं, जिसमें द्रव्यमान संख्या तो समान लेकिन समस्थानिक, मतलब इनका स्थान डिफरेंट हो। इसके और एग्जाम्पल की जैसे आर्गन की बात करते हैं, आर्गन 18 पे, इसका 40 भी होता है। जैसे मैं बात करूँ कैल्शियम की, ये देखो इनका स्थान डिफरेंट है लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम है। आर्गन 18 पे, इसका द्रव्यमान संख्या 40, कैल्शियम 20 पे, इसकी द्रव्यमान संख्या 40। तो द्रव्यमान संख्या तो समान है लेकिन परमाणु क्रमांक जो है डिफरेंट है, तो ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं, समबारिक बोलते हैं। अगर मैं सब न्यूट्रॉन की बात करूं तो इसमें क्या होगा, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सेम होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सेम। फिर एग्जांपल की बात करूं, जैसे 1H3, एक लेते हैं 2He4। इसमें देखो हम न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, हम ए बराबर लिखते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी जो द्रव्यमान संख्या आती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। ठीक है, अगर ए में से मैं पी को इधर लेके जाऊँ तो ये माइनस का होगा, इधर एन आएगा। यदि मैं ए में से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर दूँ, यानी द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर दूँ, तो हमें न्यूट्रॉन मिल जाए। तो इसकी द्रव्यमान संख्या 3, इसकी प्रोटॉन संख्या 1, तो 3 माइनस 1 कितना है 2, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन है 2। इसकी द्रव्यमान संख्या 4, प्रोटॉन संख्या 2, तो 4 माइनस 2 कितना है 2। तो इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, सेम है। तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, जिनमें द्रव्यमान संख्या हो सेम। अब एक चीज और होती है, एक होता है दर्पण नाभिक, लिख देता हूँ दर्पण नाभिक, जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट होती है, जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम होती है। जैसे एग्जांपल लूँ, बेरिलियम ये 4, इसका एटॉमिक मास 7। जैसे लिथियम ये 3 पे आता है, इसका एटॉमिक मास 6। इसमें द्रव्यमान संख्या तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या, तो इसमें 4 प्रोटॉन, इसमें 3 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन डिफरेंट। इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 3 कितने हैं 4। तो इसमें 4 न्यूट्रॉन, इसमें 3 न्यूट्रॉन, इसमें 4 प्रोटॉन, इसमें 3 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है। दैट्स वाइज को क्या बोलते हैं, दर्पण नाभिक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बता लो, ये भी पूछी जा सकती है, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। तो ये बेसिक बात थी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, प्रोटॉन होता है इनको जड़ से भी लिख सकते हैं, इनके लिखने का तरीका होता है, यानी हाइड्रोजन एटम होता है उसको प्रोटॉन बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं या फिर इसको 1p1 ऐसे भी लिखते हैं, क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन, ठीक है, इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसका प्रोटॉन होता है। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो उदासीन होते हैं, क्या होते हैं, उदासीन। तो उनको लिखने का तरीका 0n1 ये होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है तो नीचे हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या लिखते हैं, क्योंकि आवेश रहित है, इसका द्रव्यमान संख्या 1। ठीक है, तो 0n1 इसको लिखने का भी ऐसे होता है, न्यूट्रॉन को हम ऐसे लिखते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इसको ऐसे लिखते हैं -1 e⁻0। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है -30 kg आता है। अगर 40 की बात करूँ तो ये बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बहुत ही हल्का, बहुत ही ज़्यादा। तो देश तो ऊपर इसका क्या लिख जाता है, 0 लिख दिया जाता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, प्रोटॉन को ऐसे, न्यूट्रॉन को ऐसे, क्योंकि आवेश रहित है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, 0 है। अगर फील आया है तो फील करो बच्चा लोग, फील बहुत जरूरी। फिजिक्स तभी समझ में आई जब फील करो। क्या ये चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को, अगर आ गई है तो आगे देखते हैं। अगर मैं अभी देखो नाभिक के आकार की बात करूं, नाभिक का आकार ये फील नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली माना गया जो नाभिक का आकार होता है, नाभिक का शेप, उसकी शेप
वो गोली होती है, स्पेरिकल। कैसी होती है? स्पेरिकल। नाभि का जो शेप होता है गोली होता है, देखो। हाँ, 10%, 10%, जैसे ये देखो, ये तो नाभि की जो शेप होती है वो क्या होती है? स्पेरिकल होती है, ये प्रैक्टिकली माना है। हाँ, 10% उसकी शेप वो डिफरेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपको पता है नाभि के अंदर प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण बल। न्यूट्रॉन के बीच में ये फोर्स नहीं लगता। अब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा तो एक दूसरे को खींचेंगे, इस तरफ प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करने से हो सकता है मे बी 10% जो नाभिक की शेप है वो डैमेज हो जाए। इधर से एक प्रोटॉन खींचेगा, इधर से एक प्रोटॉन, तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है 10% उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाए। अदरवाइज उसकी शेप कैसी होती है? गोली होती है। ये बात समझ गई आप लोगों को? अब मैं साइज की बात करूँ, नाभिक के साइज। आपको मैंने बताया स्टार्ट के अंदर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हम रदरफोर्ड को बोलते हैं, तो उन्होंने प्रैक्टिकली देखा। एक्सपेरिमेंटली बातें चल रही है, एक्सपेरिमेंटली बताया उन्होंने। एक्सपेरिमेंटली बताया कि जो 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 इधर देखो, इधर देखो। एक बात बताओ आप लोग, एक मेरे पास है 1s3, एक मेरे पास है 11 सोडियम 20, 11 सोडियम 23 1Ha3। जरा एक बात बताइए, ये जो हाइड्रोजन है इसके न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन है? दो न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन। इसके साइज, इसके अंदर बताइए कितने प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन, 11 माइनस 23, 12 न्यूट्रॉन। 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। अब जरा सोचो, हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, ये समस्थानिक की बात करो तो इसका साइज छोटा सा होगा। अरे एक कमरा है, एक कमरे के अंदर आप एक तो दो व्यक्ति को बिठा रखे हो, एक 50 व्यक्ति को बिठाना है, तो दो वाले का साइज थोड़ा छोटा वाला कमरा देखोगे, 50 वाले को बिठाने के लिए बड़ा कमरा देखोगे। तो यही होता है नाभिक के अंदर। इसके अंदर एक प्रोटॉन एक दो न्यूट्रॉन, इसके अंदर 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। तो मतलब इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, तो कम है तो इसका साइज छोटा सा होगा। अब इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए हैं तो इसका साइज थोड़ा जो है वो थोड़ा बड़ा होगा। यानी कि जो इसका साइज जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड कर रहा है कि जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन या जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे तो उसका साइज उतना ज़्यादा बड़ा होगा। फिलहाल मतलब जिसका, इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन रखने के लिए वॉल्यूम भी बड़ा होगा। कम प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो वॉल्यूम कम होगा, ज़्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा। मतलब जो नंबर ऑफ वॉल्यूम है या जो नाभिक का वॉल्यूम है वो द्रव्यमान संख्या का क्या समानुपाती है या नहीं? अरे जिसका आयतन छोटा उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा तो इसका आयतन ज्यादा होगा। मतलब नाभिक का आयतन किस पे डिपेंड करा? डायरेक्टली मास नंबर पर, द्रव्यमान संख्या पर। क्या फील आया? देखो, ये बात बतानी थी आप लोगों को कि एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चला कि नाभिक का आयतन ये होता है द्रव्यमान संख्या के समानुपाती। नाभिक का आयतन हम इसको V से लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या को हम A से लिखते हैं। ये क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये होता है, ये क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। अब पता है, अब गोला है, स्फेरिकल शेप है इसकी। अब इस शेप है तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई, इसकी रेडियस मान लो r, समानुपाती a। अब आपको 4/3 पाई आपको पता है कांस्टेंट है, इसको अलग रखते हैं कि r का a के साथ क्या रिलेशन बन रहा है? ये रिलेशन। अगर क्यूब हटाना है तो 1/3, 1/3 का क्या कर दो गुणा, 3 से 3 कैंसिल, आर बराबर में क्या मिला? ए की पावर 1/3। जब इस समानुपाती नियता में हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस न्यूमेरिकल भी आ सकती है कि नाभिक की त्रिज्या आर और द्रव्यमान संख्या में क्या रिलेशन होता है? आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। यहाँ जो आर नॉट है ये फर्मी नियतांक होता है। क्या होता है? फर्मी नियतांक। और फर्मी का फुल नाम होता है फेम्टोमीटर।
फेमटो फर्मी का फुल नाम होता है फेमटोमीटर। क्या नाम होता है? फेमटोमीटर। तो जो आर नॉट है इसका मान होता है 1.2 फेमटोमीटर का प्रति एफएम, और एक एफएम में होते हैं 10⁻15 मीटर। आर नॉट होता है फर्मी नियतांक जिसका मान होता है 1.2 गुणा 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर को बोलते हैं एफएम। क्या बोलते हैं? एफएम। द्रव्यमान संख्या और नाभिक की त्रिज्या में क्या रिलेशन आता है? आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। ये समझ में आ गया कि मान लो एक बार फिर से बता देता हूँ कि थैली आपके पॉलीथिन आपके पास, उस पॉलीथिन के अंदर आप पानी डाल रहे हो, तो जैसे जैसे पानी डालते जाओगे उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। आपके पास पॉलीथीन है, पॉलीथीन में आप पानी डाल रहे हो, जैसे जैसे पानी डालते जाओगे उसके साइज इंक्रीज होता जाएगा। अब समझो फिजिक्स क्या कहती है, वो पानी नहीं असल में क्या प्रोटोन न्यूट्रॉन है। आप उस थैली के अंदर प्रोटोन न्यूट्रॉन डाल रहे हो, जैसे जैसे प्रोटोन न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी उस थैली का साइज भी बढ़ता जाएगा। उस थैली का साइज बढ़ता जाएगा तो उस थैली का वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। मतलब जो वॉल्यूम है वो द्रव्यमान संख्या के डायरेक्टली क्या हो रही है? समानुपाती। क्या फील आया? इतना क्या रिलेशन समझ में आ गया कि नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में क्या रिलेशन होता है? ये चीज समझ में आ गई है तो आगे इसकी बात करते हैं। इस पे अब न्यूमेरिकल करवा देता हूँ तुमको मैं। बढ़िया बढ़िया। अभी घनत्व के साथ इसका क्या रिलेशन है वो भी बात करेंगे। ये उससे पहले जरा देख लो। टन 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 टन। देखो जरा हमको यार आपके पास एक क्वेश्चन है। 13 एल्यूमिनियम 27 नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करें। 30 एल्यूमिनियम 27 नाभिक की त्रिज्या। तो सीधी बात है भाई साहब, आपको आर बराबर ये रिलेशन पता होना चाहिए। आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/। अब आर नोट का मान आपको पता होना चाहिए क्या होता है? 1.2 एफ एम, या फिर 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। अब आप लोगों को ए दिया गया, इस ए को तो पहचानना आता होगा। ए कितने 27। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना आपसे पूछे 20 कैल्शियम 40, इसमें प्रोटॉन की संख्या बताइए तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 20। द्रव्यमान संख्या बताइए तो कितने हो जाएंगे? 40। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछे, क्या पूछे तो न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? Z-P, ए माइनस पी, या पी की जगह जेड भी लिख सकते हैं। ए कितना है इसमें? 40। पी कितना है? 20। कितने न्यूट्रॉन होंगे? 20 न्यूट्रॉन होंगे। इस बात को जरा ध्यान में रखना, ये गलती मत कर देना। तो इसके अंदर कितना मास नंबर है इसका? 27। तो हमें आर नोट मिल गया, ए भी मिल गया, तो आर निकाल सकते हैं। तो आर नोट का मान 1.2 इंटू 10⁻15। ए का मान दिया गया 27 की पावर 1/। एक बात बताइए, क्या मैं 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या? कैसे? क्योंकि 3 की क्यूब क्या होती है? 27 होती है। तो 27 की जगह ये लिख सकता हूँ। आर बराबर 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर गुना 27 की जगह 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल। तो हमारे पास आर बराबर क्या है? 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर पड़ा है। ये 3 तो 12 थी 36, 3.6 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 13 एल्यूमिनियम 27 की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? सॉरी, नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? 3.6 गुणा 10⁻15 मीटर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो इसका। अब देखो आगे इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं। तीस जड़न 64 नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो। तो कैसे करोगे? रिलेशन पता होगा आपको। आर बराबर आर नोट
ए की पावर 1/3। ठीक है, अब डायरेक्ट वैल्यू रखो हम। आर नोट का मान कितना होता है 1.2 इंटू 10 की पावर -15। ए बराबर 64। बात बताओ 64 क्या होता है? 4 की क्यूब होता है क्या? 4। 4 इंटू 4 16। 16 इंटू 3 क्या हो जाएगा? तो ऐसे करोगे आप इसको। 16 इंटू नहीं, 16 इंटू 4 16। 16 की 64। तो 4 की पावर 3 कर सकते हो इसको। आर बराबर 1.2 इंटू 10 की पावर -15। 4 इंटू 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल। तो 12 चौकी 12 में से बच चुकी 48। 4.8 इंटू 10 की पावर -15। यानी जो 30 Zn64 होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है? 4.8 गुना 10⁻⁻15। इससे रिलेटेड और बढ़िया सॉल्व करवा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था। जब इस टाइप के सवाल आ जाए कि दो नाभिक, दो परमाणु के नाभिक है जिनकी द्रव्यमान संख्या का अनुपात 3:81 है। 3:81 है। तो इनके R1 अनुपात R2 क्या था? दो नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या का अनुपात दिया गया। किसके संख्या का अनुपात है? द्रव्यमान संख्या का अनुपात 3:81 है। तो इनकी R1 R2 का अनुपात याद करो, यानी त्रिज्याओं का अनुपात याद करो। आपको A1 दिया गया है 3, A2 दिया गया है 80। तो आपको पता है रिलेशन R1 बराबर क्या रखोगे? R0 तो सब में सेम, A1 की पावर 1/3। इधर R2 क्या रखोगे? R0 A2 की पावर 1/3। R1 बटा R2, R0 बटा R0। A1 देखो A1 क्या है? 3। 3 की पावर 1/3। अब A2 क्या है? 81। 81 की पावर 1/3। इसको ऐसे भी लिखता हूँ ना मैं, R1 बटा R2। R0 से R0 इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/81 की पावर 1/3, क्योंकि पावर सेम है इसे। तो ये क्या होगा? 3 में 81 का डिवाइड करते तो क्या आएगा? 27। क्या 81 1 की पावर 3। इसको ऐसे भी लिखता हूँ ना, ए की पावर 3 कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। 27 है, इसको 3 की पावर 3 इंटू 1/3। और पावर अलग अलग कर दी। 1 की पावर 3 करोगे तो 1 क्या आएगा? गुणा में 1/3 है। अब 27 की पावर क्या है? 3। 3 इंटू 3 कर सकता हूँ इसको। इंटू पावर क्या है इसके साथ में ऐड किए से? 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1/3। इनका रेशियो क्या है? 1:3। क्या है इनका रेशियो? 1:3। आई होप ये कर सकते हो आप। ठीक, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में करके दिखाना। तो आपको क्वेश्चन देता हूँ इससे रिलेटेड। एक दो नाविक है जिनकी द्रव्यमान संख्या 27:125 है, जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताना है। तो नाभिक है जिनकी त्रिज्या, जिनकी द्रव्यमान संख्या 27:125 है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको बताना है। यानी A1 A2 का मान दिया गया है, सेम जो प्रोसेस थी बिल्कुल वैसा का वैसा करना। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, जो आंसर बताएगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा। अरे बाबा जी, बाबा जी, फील आना चाहिए, क्या आना चाहिए? फील। अब एक बात कर देते कि जो नाभिक है का घनत्व द्रव्यमान संख्या से अचल रहता है। नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या से अचल रहता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बताइए कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या से अचल रहता है, द्रव्यमान संख्या पर वो डिपेंड नहीं करता। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक इससे रिलेटेड थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ। मैंने आपको बताया था संस्थान के बारे में। किसके बारे में? संस्थान के बारे में। क्या बताया था?
कि जिनमें द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक सेम, द्रव्यमान संख्या डिफरेंट हो। अब सुनो, फिर भी इनका जो द्रव्यमान है वो 35.5 भी आपको मिलता होगा, AMU या kg बोल दो, जो भी 35.5 मिलता होगा आप लोगों को, मिलता नहीं मिलता? इस सर इसके अंदर प्रोटॉन भी इंटीजर नंबर की, न्यूट्रॉन भी 35 माइनस 17 करोगे, ठीक है, 37 माइनस 17 करोगे, तो जो न्यूट्रॉन की संख्या आएगी वो भी इंटीजर मतलब पूर्णांक आएगी, 1 2 3 ऐसे। तो प्रोटॉन की संख्या भी इसमें सेम है, 17 है, इसमें 17 है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? इसमें जो इंटीजर नंबर आ रहा है, पूर्णांक नंबर आता है। फिर इनका जो द्रव्यमान है वो 35.5, ये कैसे आता है सर, ये बताइए जरा। किताबों में लिखा हुआ 35.5, 37.5 वगैरह वगैरह। तो इन सब का रीजन होता है बच्चा लोग, क्या है कि जो हम जो द्रव्यमान लेते हैं, अब एक तत्व के बहुत सारे समस्थानिक है, और हर समस्थानिक का मास डिफरेंट डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है कि एक तत्व के बहुत सारे समस्थानिक है और उस हर समस्थानिक का मास डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमें ऐसा कौन सा मास नंबर लेके ताकि चीजें इजी हो जाए, ऐसा कौन सा मास नंबर चले ताकि चीजें वैल्यूबल हो जाए? तो इसके लिए बच्चा लोग औसत द्रव्यमान लिया जाता है। क्या लिया जाता है? औसत द्रव्यमान। क्या लिया जाता है? औसत। कैसे द्रव्यमान लिया जाता है? औसत। औसत का मतलब है कि जो पहला द्रव्यमान है उसकी संख्या इंटू वो कितना प्रतिशत मिलता है उसकी संख्या, प्लस में दूसरा द्रव्यमान जिसकी परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या इंटू वो कितना प्रतिशत मात्रा किसकी है उतनी, N1 बटा में, इसको ऐसे लिखो, डायरेक्ट ऐसे ही होगा, प्लस डैश 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 ऐसे ही चलता रहेगा, उनका एवरेज लेता है इस टाइप। अब सुनो कि 35.5 है, आप लोगों ने कहा कि सर इसमें परमाणु क्रमांक भी तो 17, परमाणु क्रमांक इसमें 17, इसमें 17 प्रोटॉन, इसमें 17 प्रोटॉन, इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी वो भी पूर्णांक के रूप में पूर्णांक के रूप में आएगी। फिर हम उनका जो द्रव्यमान है वो 35.5 क्यों लेते हैं सर? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो बच्चा लोग मैंने आपको बताया कि जो एटम होता है, जो तत्व होते हैं, उनके समस्थानिक बहुत ज्यादा है, एक तत्व के बहुत सारे समस्थानिक, तो हर एक का मास अलग अलग होगा। तो इसमें कैसा कौन सा मास लें, तो इसलिए उनका एवरेज मास लिया जाए। जैसे मान ली ये जो आपका 17Cl35, 17Cl37, अब ये जो है नेचर में 75% मिलते हैं, और ये जो नेचर में 25% मिलते हैं। इसकी प्रतिशत मात्रा 75, इसकी प्रतिशत मात्रा 25। तो इसकी द्रव्यमान संख्या इस सूत्र में लिखोगे, A1 इसमें क्या है 35, इसकी प्रतिशत मात्रा 75 परसेंटेज को 100, इसकी द्रव्यमान दूसरे की 37, इसकी प्रतिशत मात्रा 25 बटा 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 35.5 ही मिलेगा। तो मतलब उनका एवरेज मास लिया जाता है। क्या फील आया? क्या लिया जाता है? एवरेज मास, इसलिए वो 35.5 मिलता है। क्या इतनी बात चमक गई? तो चमक गई है। तो मैं नाभिकीय घनत्व के साथ द्रव्यमान संख्या किस प्रकार इंडिपेंडेंट होती है उसकी बात करता हूँ। अब सुनो बच्चों, जो हमारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन वगैरह हो गए, उनका मास वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते। उनको हम किलोग्राम, ये जितनी बात है बताने वाला हूँ, नोट कर लेना, सारी की सारी मोटी बात होने वाली, बढ़िया बात, कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका मास इतना कम होता है कि उनको हम केजी में नहीं माप सकते। अरे आप प्रोटॉन को केजी में कैसे मापोगे? 10 के पावर -23 होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन की थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन पावर में सेम होता है, -23। इलेक्ट्रॉन 10 की घात -31 केजी, उसको केजी में मेजर कैसे करोगे? तो केजी में मेजर नहीं कर सकते। तो इस चीज को सॉल्यूशन करने के लिए एक नई पद्धति लागू की गई, जिस पद्धति को हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसको हम शॉर्टकट में AMU, एटॉमिक फुल फॉर्म एटॉमिक, M का मास, U का यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसको शॉर्टकट में U से भी लिखते हैं, AMU से भी लिखते हैं या U से भी लिखते हैं, ठीक है। तो उन दोनों जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनका मास केजी में ना लिखे उनको AMU में लिखा जाता है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। और जो एक AMU होता है
उसका मान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। 1.67 इंटू 10⁻7 kg। अब प्रॉब्लम ये आई कि सर इनका मास डिफाइन कैसे हो, कैसे पता चला कि ये हाइड्रोजन है उसका इतना मास होता है, कार्बन होता है उसका इतना मास होता है, नाइट्रोजन है उसका इतना मास होता है, और कैल्शियम होता है वगैरह वगैरह, इनका इतना मास होता है। ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है, ये कैसे चीज़ें डिफाइन हो? तो बच्चा लोग मेरी बात बताइएगा। तो पहले क्या होता था जब तो इन सब के लिए एक ऐसे एलिमेंट को चुना गया जो इनसे मिलता जुलता हो, ठीक है, जो मतलब ऐसा हो जो नॉन रिएक्टिव हो, जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे। इन सभी का मास निर्धारण करने के लिए इसी चीज को बेस बना गया। जैसे हम चीनी लेके आते, क्या करते, तो चीनी क्या करते, पहले 1 किलो का बाट रखते, ठीक है। अब वो 1 किलो का बाट है, अब 1 किलो उस बाट को साइड में रख के चीनी उसमें डालते हैं 1 किलो। तो कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं भाई, ये 1 किलो का बाट है, फिक्स है, ये 1 किलो का है, क्या गारंटी वो 1 किलो का है, कोई गारंटी है नहीं। वो कंपेयर कर रहे हैं, क्या करें, कंपेयर। तो 1 किलो का बाट रखते हैं, तो उसमें 1 किलो चीनी डालते हैं, तो एक कंपेरिजन फैक्टर होता है। बाट वो क्या है, कंपैरिजन फैक्टर है। उस कंपैरिजन फैक्टर के द्वारा ही हम दूसरी चीज़ों को तोलते, जैसे वेइंग मशीन होती है, वो क्या करती है, वो भी कंपैरिजन होती है, ठीक है। जैसे हम क्विंटल हो गया वगैरह वगैरह, फिर 50 किलो का बाट है, 10 किलो का बाट है, 10 किलो का बाट रहे, फिर 10 किलो की चीज़ें उसमें डालें, तो एक कंपैरिजन फैक्टर होता है कि इसके साथ कंपेयर करके इन चीज़ों को हम मेजर करने वाले, इन चीज़ों के साथ कंपेयर करके इन चीज़ों को हम मेजर करने वाले। तो वैसा ही उस टाइम क्या हुआ कि चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो साइंटिस्टों ने सोचा ऐसा क्या करें कि हम अन्य एलिमेंट का मास पता लगाएं। तो उन्होंने जो एलिमेंट थे जब उस टाइम अवेलेबल थे, उन्होंने उनमें से जो कार्बन था C612, कंपैरिजन फैक्टर निकाला ना, वैसे उसी उसी के अंदर एलिमेंट के अंदर भी उन्होंने कंपैरिजन फैक्टर निकाला, जिसका नाम है C612। क्या नाम है, C612। कंपैरिजन फैक्टर क्या बताता है कि भाई एक ऐसे आदमी को चुने, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में मैं किसी को मॉनिटर बनाऊं, अगर मुझे बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं देखूंगा पढ़ाई में होशियार है क्या, उसकी राइटिंग अच्छी है क्या, वो किसी के साथ भेदभाव करता है नहीं करता, अपने फ्रेंड का वो कंप्लेंट करता है नहीं करता, अपने फ्रेंड का बोर्ड पे नाम लिखेगा नहीं लिखेगा, अगर वो आज करेगा तो मुझे बताएगा नहीं बताएगा। तो मैं ऐसे व्यक्ति को चुनूंगा ना मॉनिटर के लिए। वैसा ही एलिमेंट सारणी के अंदर सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट था जो नॉन रिएक्टिव था, और उस टाइम उसके समस्थानिक अवेलेबल नहीं थे, जिस टाइम ये इनका मास कंपैरिजन करने के लिए कार्बन को चुना गया C612। उस टाइम इसके समस्थानिक अवेलेबल नहीं थे, और ये इतना रिएक्टिवेटर भी नहीं था किसी दूसरे के साथ मिल जाए, ये कर जाए वो कर जाए, नहीं, ये खुद की मौज में था, ठीक है। और ये प्रैक्टिकली ही देखा गया, जैसे हाइड्रोजन का एटम था, उसका एक एटम होता है, वो C612 के एक एटम के साथ मेजर करा था, उसका भी 1.67 × 10⁻⁻⁻ ही मास मिला। तो C612 को ही एक कंपेरिजन फैक्टर बनाया गया, उस कंपेरिजन फैक्टर के अकॉर्डिंग ही अन्य मासों को तोला गया। एक साइड C612, फिर दूसरे एटम को रखा है, एक साइड C612 फिर दूसरे एटम को रखा है, कि देखा गया ये एटम इस C612 से कितनी ज़्यादा हैवी। उनका कंपैरिजन करके हमें C612 को ही प्रधानमंत्री बना दिया कि भाई साहब जो कुछ भी अब तू ही है, तू ही बताएगा कि अन्य एटम का मास कितना है, अन्य एलिमेंट का मास कितना है। इतनी बात समझ में आई। तो C612 का मतलब एक एमयू के अंदर कितना केजी होता है, 1.67 टू 10⁻⁻22 kg। अब प्रोटॉन का मास आपको पता है, मैं लिख देता हूँ। प्रोटॉन का मास केजी में आपको पता है 1.67 इंटू 10⁻22 kg ये होता है। न्यूट्रॉन का मास कैसे लिखते हो आप, 1.6869 लिख देते थोड़ा ज़्यादा, इंटू 10⁻22 kg। इलेक्ट्रॉन का मास आप कैसे लिखते हो, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मास। अगर एमयू में इसको कन्वर्ट करना हो तो इसका इसमें डिवाइड, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या आएगा, अगर प्रोटॉन का एक एमयू के अंदर मास देखो तो ये मिलेगा आपको 1.00672 इंटू सीधा एमयू। अगर न्यूट्रॉन की बात करूँ तो इसका मास 1.00866 एम। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इनका मास मिलेगा 0.0027 एम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का उसका मास नेग्लिजिबल मास है,
तो न्यूट्रॉन का मास है एएमयू के अंदर इतना होता है, प्रोटॉन का मास एएमयू के अंदर लगभग कितना होता है, इतना होता है। इसीलिए एक एमयू को चुना गया, क्योंकि केजी में इनको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत हल्के एलिमेंट। तो अगर किसी का मास निकालना हो, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ तो वो एमयू कैसे निकालें। जैसे मैं बात करूँ सोडियम की, ऑक्सीजन की बात करूँ 8 और 16, इसके अंदर कितने प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 16 माइनस 8 कितने न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन। तो इन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के समूहों को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते, क्या बोलते हैं। तो इनके साथ अगर हम एक एमयू का मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे, एक एमयू में कितने होते हैं 1.67 टू 10 की पावर माइनस 27। अगर इनके साथ गुणा कर दे तो हमें पूरा मास मिल जाएगा पूरा। तो एक के अंदर किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 1 एएमयू। अगर एएमयू के अंदर निकालना है, केजी में निकालना तो अलग बात, एएमयू के अंदर निकालना तो 1 इंटू 1 एएमयू। मास कैसे लिखा जाएगा उनका, मास 1 इंटू 1 एएमयू, ए इंटू 1 एएमयू। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, इन 8 प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। 8 8 कितना होगा, 16। 16 का निकालना तो 1 एएमयू से इसको क्या कर दो, गुणा कर दो। 16 का निकालना है तो 1 एमयू से क्या कर दो, गुणा। तो प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन का पता करना तो प्रोटॉन के लिए मैंने आपको बताया 1.0067 एमयू से क्या कर दो, गुणा। न्यूट्रॉन का निकालना है तो 1.00866 से 8 न्यूट्रॉन को गुणा कर दो, इनको 8 से गुणा कर दो, इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो 1 एमयू के अंदर हमारे पास इसका मास आ जाएगा। ऐसे करना है, ए के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, 1 एमयू को, तब इसका मास एमयू में आ जाएगा। अब द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड करेगा। इसकी बात करते हैं, देखो बच्चा पार्टी अरे मोदी नहीं आ रही। अब देखो नाभिक का घन तो द्रव्यमान संख्या से अचर रहता है, अचर अचर अचर। अब अचर रहने से पहले मैं एक बात और कर लेता हूँ, इससे पहले एक बात और कर लेता हूँ। अगर आपसे पूछे नाभिक के आयतन, नाभिक के आयतन की कोटि क्या होती है, बच्चा नाभिक की तो कोटि बता दी, 10⁻⁻ साइज की कोटि। अब आयतन की कोटि क्या होती है, व्हाट इज आयतन की कोटि। अब देखो आपने एक रिलेशन सीखा था, आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/। अब आपको पता आयतन कैसे लिखते हो, 4/5 वी बराबर 4/3 पाई आर की। आर का मान हमको पता है, ये आर का मान यहाँ लिखो। ठीक, ये क्यूब है, क्यूब हो जाएगा। अब सुनो, ये क्यूब से क्यूब कैंसिल, ये क्या आएगा हमारे पास, 4/3 पाई आर नोट की पावर 3। ये ए है, ये ए का ऐसे। अब आर नोट का मान आपको पता है कितना होता है, 1 पॉइंट इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। यहाँ पे आर नोट का मान रखो 4/3 पाई 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 3। अब अंदर गुणा कराओ इसका, 4/3 पाई 1.2 पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 15, 15 3 45। ठीक है, तो इसमें देखो ये नंबर फैक्टर, ये तो आपको पता है डायरेक्टली हो जाएंगे। तो कोटि क्या थी, 10 के पावर में जो होती है, तो v का डायरेक्टली किसके साथ रिलेशन हो रहा है, तो जो नाभिक आयतन है उसकी कोटि कितनी होती है, आयतन का यूनिट मीटर क्यूब, तो 10⁻45 मीटर क्यूब। एग्जाम में आता है ना, इंपॉर्टेंट बात है ये कि नाभिक के आयतन की कोटि क्या होती है। तो नाभिक के आयतन की कोटि 10⁻45 मीटर क्यूब, 10 की पावर माइनस 45 मीटर क्यूब, 10⁻45 मीटर क्यूब कैसे होती है, क्योंकि आपने अभी रिलेशन पढ़ा, आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/। नाभिक का आयतन, वी का आयतन आपको पता है गोला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान ये रहा, ये आर का मान यहाँ रखो, आर नोट ए की पावर 1/3, 3 का अंदर गुना कराओ, ये पावर से 3 से 3 कैंसिल, या आर नोट का क्यूब, आर नोट बराबर होता है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। 10⁻15 मीटर इसकी वैल्यू रख दो, 15 दिए 45, ये अलग हो गया। तो माइनस पावर देखना है, कोटि देखनी है, तो 10⁻45। नाभिक के आयतन की कोटि कितनी होती है, 10⁻45 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब देखो नाभिक का आयतन घनत्व से किस प्रकार अचल होता है, इसकी बात करते हैं। आपको पता है हमें नहीं। घनत्व बराबर हम क्या लिखते हैं, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान बटा आयतन।
द्रव्यमान तो डी से द्रव्यमान को ए से, लेकिन एएमयू के अंदर लिखना है तो 1 एएमयू से मल्टीप्लाई कर दो, आयतन क्या हो जाएगा बी। घनत्व कैसे लिखते हैं, डी से द्रव्यमान संख्या जो होती है हमारी ए होती है, लेकिन एएमयू के अंदर बात करते हैं तो 1 एएमयू से क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई, आयतन क्या होता है हमारा वी होता है, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम। वी बराबर हम क्या लिखते हैं 4/3 पाई आर की क्यूब, वी का मान यहाँ रखो, डी बराबर 1 एएमयू इंटू ए 4/3 पाई आर की क्यूब। आर बराबर आपको पता है क्या होता है आर नोट ए की पावर 1/3, आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/3, ये आर का मान यहाँ रखो, डी बराबर क्या मिलेगा 1 एएमयू इंटू ए 4/3 पाई आर नोट ये क्यूब हो जाएगा, ये जो यहाँ पे रखोगे आप पहले लिख देते हैं ए की पावर 1/3 की पावर, आर का मान रखा है, आर का मान आर नोट ए की पावर 1/3, आर नोट ए की पावर 1/3, 3 के अंदर गुना कराओगे तो क्या आएगा ए इंटू 1 एएमयू 4/3 पाई आर नोट क्यूब, पावर से ए से कैंसिल, यानी पावर से पावर कैंसिल, इधर ए है ए से कैंसिल हो जाएगा। मतलब नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि द्रव्यमान संख्या तो कैंसिल हो गई। अब पाई का मान 3.14 होता है, आर नोट का मान क्या होता है 1.2 एफएम होता है, और 1 एएमयू क्या आता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये किसकी वैल्यू होती है 1 एएमयू की वैल्यू। जब इन सभी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो डी बराबर आपको मिलेगा लगभग 2 इंटू 10 की पावर 17 kg, लगभग बता 2 इंटू 2.7 होता है मुझे पता है, वैसे अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं तो 2 इंटू 10 की पावर 70 kg पर मीटर। तो नाभिक का घनत्व होता है उसकी कोटि कितनी होती है 17 kg पर मीटर क्यूब। नाभिक का घनत्व होता है उसकी कोटि कितनी 10 की पावर 17 kg में मीटर क्यूब। द्रव्यमान संख्या इस क्या इस फॉर्मूले कहीं भी आपको द्रव्यमान दिख रहा है, इस फॉर्मूले में द्रव्यमान संख्या दिख नहीं दिख रही, तो नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या से अचर रहता है। मतलब कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, उस पर डिपेंड नहीं करता। यानी सभी नाभिकों के लिए चाहे किसी का भी नाभिक निकाल लो आप, चाहे किसी भी एलिमेंट का नाभिक निकाल लो, उसका घनत्व सेम ही आएगा, क्योंकि द्रव्यमान तो कैंसिल ही हो जाएगा, चीज बचेगी ये सिर्फ। तो डी बराबर 10 की पावर 17 kg पर मीटर। और पानी का घनत्व आपको पता क्या होता है 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये किसका होता है वाटर का होता है। देखो वाटर के घनत्व से कितना गुना जाता है 10 की पावर 14, ये 17, ये 3, 14 माइनस 17 माइनस 3 14, 10 की पावर 14 मीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब, इतना ज़्यादा होता है नाभिक का घनत्व। तो बात समझ में आई आप लोगों को। तो नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या से अच्छा रहता है, उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होता। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ठीक है, काफ़ी है। तो कल हम बात करेंगे द्रव्यमान क्षति क्या होती है, ठीक है, नाभिक के बंधन ऊर्जा क्या होती है, ई बराबर एम सी उसके जो फॉर्मूला लिखते हैं असल में वो फॉर्मूला लिखने का तरीका गलत होता है, उसको ऐसे नहीं लिखा जाता। उसकी बात हम कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।